हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद था उससे संभावित कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं की थी। आज मैं दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें जो संभावित प्रश्न होंगे उन्हीं सारे प्रश्नों का मैं आप सबों से चर्चा करूंगी। बच्चों, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व के वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। बच्चों, यह कैसे समाज की स्थापना चाहता है? एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। हम लोग जो प्रश्न है वो है समाजवादी दर्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह क्या चीज पर जोर देता है? सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था जो थी वह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों कारखानों में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता हो। इस सब बातों पर समाजवादी दर्शन में जोर दिया जाता था। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है वह है बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो बच्चों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ। क्या हुआ? बौद्धिक जागरण हुआ, जिसमें लोगों का निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध जो है बगावत करने की प्रेरणा दी। बौद्धिक जागरण में क्या हुआ? लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीति व्यवस्था का विरोध कर एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। क्या किया बच्चों? उन लोगों ने एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग विशेषतः किसान और मजदूर थे जो कार्ल मार्क्स के दर्शन से बहुत ही प्रभावित हुए। उनके जो कार्ल मार्क्स के जो दर्शन थे उनसे वो लोग बहुत ही प्रभावित हुए और वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है नई आर्थिक नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बच्चों, इस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है ज्यादातर नई आर्थिक नीति। इसको हम लोग नेप से भी इंडिकेट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बच्चों, ये आर्थिक
नई आर्थिक नीति क्या है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। नई आर्थिक नीति क्या है? साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है? साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। क्या चीज की अवधारणा नहीं थी? व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा जो थी वह नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। क्या चीज दिया? जमीन का स्वामित्व दिया। किसको? किसानों को। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। यही जो है हमारा नई आर्थिक नीति है। तो बच्चों हम लोग जाने कि नई आर्थिक नीति क्या है। अब हम लोग देखेंगे स्टालिन का परिचय। क्वेश्चन पूछता है स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन का परिचय दीजिए। बच्चों लेनिन के बाद सत्ता जो है वह स्टालिन के हाथों में आई। किसके हाथों में आई? स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। किस चीज को बढ़ावा दिया? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को भी उसने बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। तो यह जो है वह स्टालिन का परिचय है। ये सब जो है बच्चों वो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार हमारे वार्षिक परीक्षा में जो है वह पूछे जाते हैं। तो बच्चों 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात यूरोप ने सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त करवाई, जिसमें किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार भी मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या चीज किया गया? व्यक्तिगत संपत्ति और उद्योगों का है जो वह क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन सभी परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान जो है वह क्या हुआ? बढ़ गया। इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को ही क्या कहा जाता है? सर्वहारा क्रांति कहा जाता है। बच्चों सर्वहारा एक वर्ग था। सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग जो है वह मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था। इन लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया था। इसलिए पूंजीपतियों के द्वारा यह जो था वह शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। उसी को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1917 के बोल्शेविक क्रांति एवं सर्वहारा क्रांति के बारे में।
आगे हम लोग देखेंगे शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। बच्चों, इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वह समय कम है। अगली क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।